Assalamu alaikum students, welcome to the online class. This is the first lecture after the midterm examination of spring 2020, and I hope you all are doing well and keeping safe and following the instructions of the government, which is to maintain social distancing, and you are staying at home and not socializing with your friends or family members because it is for our own good, and we can only stop this ongoing situation, which is very deadly, and that is the outbreak of coronavirus, or you can say COVID-19. So the only solution to stop the spread of this disease is to stay at home. Please do not take adverse advantage of this situation. Just stay at home and continue the process of learning, which is going to be conducted through these online series and live interactive sessions. And also, you will be getting recorded lectures from your teacher side. So let's start today's topic. This is the class of Law of Business Organization, and the topic we are going to discuss is the concept, definition, and the feature, or you can say the characteristic of a company. As you know that before midterm examination, we have studied the Partnership Act. हमने पार्टनरशिप एक्ट के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसके प्रिंसिपल्स पढ़े थे, या फिर उनके उसके हमने सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था, लीगल एंटिटी के बारे में पढ़ा था, व्हिच वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको हमने पार्टनरशिप की लीगल एंटिटी है या नहीं है, इसको हमने क्लास में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, और आप लोगों ने बड़ा हेल्दी वे में इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आई होप आप लोगों को अब तक समझ आ गई होगी। और अगेन मैं हमेशा आप लोगों को अर्ज करती हूँ दैट प्लीज इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन regarding your lectures or anything which your teacher or in particular myself is delivering you through this online lecture medium, you can ask me any question always by posting the comments in the Google Classroom, or you can post the comments under the video link which I'm going to post after completion of this video. And you can send me an email, or you can always get in touch with me through your mobile phones. And this is it. So let's start today's topic. हमने लॉ ऑफ एविडेंस सॉरी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था। ये जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बेसिकली हमने दो तरह के लॉज पढ़े हैं। एक हमने इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा था, उसको हमने इंटायरली डिस्कस नहीं किया था। हमने उसमें जो क्योंकि उसको कवर करना एक सेमेस्टर में मुश्किल है, तो उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट पार्ट्स थे, जो कि आप लोगों के लिए काफी असेंशियल थे जानने के लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, उसको हमने डिस्कस किया था। और लीगल एंटिटी की बात हम कर रहे थे। तो अब आप मुझे पता था कि जब हमने क्लास में जब वी डिस्कस अबाउट लीगल एंटिटी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो आप बच्चों को काफी सारी कंफ्यूजन हुई थी कि हाउ कैन अ फर्म और पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी सूड और कैन नॉट सू। उसको हमने इस चीज को आपने इंग्लिश स्टूडेंट्स पढ़ी होगी, सालमन के जो है कॉन्सेप्ट इसमें बड़े हेल्पफुल रहे हैं हमारे लिए। उसने आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन को जो है बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जब हमने ये मैं क्यों लीगल एंटिटी के बारे में, ये सेपरेट लीगल स्टेटस के बारे में क्यों बात करी, क्योंकि आज जब हम हमारा जो टॉपिक है, जो हमने कंपनीज एक्ट पढ़ना है, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंस है उसकी। क्योंकि उसी जब आप लीगल एंटिटी का या सेपरेट लीगल स्टेटस जो है कंपनी का जब आप समझ जाएंगे, तो आपको फिर होपफुली आपको पार्टनरशिप में, फर्म में और कंपनी के स्टेटस में फर्क पता चल जाएगा। तो बेसिकली हमने मिड टर्म एग्जामिनेशन से पहले हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, और अब हमारे मिड टर्म एग्जामिनेशन में हमने अपना सिलेबस कवर किया था जो कि पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड था। अब हमने कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ना है बच्चों, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट 2017 है आपका, इसमें हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं हम वो पढ़ेंगे। आपसे मैं क्लास में कोर्स आउटलाइन भी ओवर द वीकेंड आई विल शेयर इट विद यू। उसमें हम पढ़ेंगे कि हम एक्चुअली इस आफ्टर मिड्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज क्योंकि हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, ये जो हमारे आफ्टर मिड्स का जो सिलेबस है, इसमें कंपनीज एक्ट को हमने डिस्कस करना है। इसमें बड़ा जरूरी है कि हम बिफोर गोइंग इनटू अ वेरी डेंस डिटेल, सबसे पहले जरूरी है कि आई शुड गिव यू द बेसिक डेफिनेशन। आई शुड मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपनी, दैट व्हाट इज अ कंपनी बेसिकली। हम जानेंगे कंपनीज कैसे बनती हैं, उसमें उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उसकी इनकॉर्पोरेशन, व्हिच इज द प्रॉपर वर्ड फॉर
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो इसकी इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, यू विल बी लर्निंग डेफिनेटली इंशाल्लाह। बट बिफोर गोइंग इनटू अ वेरी intense detail, it is very necessary to understand the basic concept of the company कि कंपनी होती क्या है। तो आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक और जनरल और द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी होती क्या है, ये पार्टनरशिप एक्ट से डिफरेंशिएट कैसे करती है। पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था, जब उसके हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो काफी चीजें हमें कंफ्यूज कर रही थी। तो होपफुली जब हम कंपनी के बारे में, कंपनी के स्टेटस के बारे में, कंपनी के सेलिएंट फीचर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो I really hope and looking forward that you would be able to understand the basic difference between the partnership firm and the company. And the company, you will able to understand the concept of the company. ठीक है, तो I hope आपको ये चीजें जो है आपको समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है दैट इज द कंपनी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपनी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट associated with the concept of company। इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे, जनरल डेफिनेशंस को देखेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट किस्म की हमने देखी है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इट इज ओनली द मेन पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी। हम अभी जो कंपनी एक्ट के जितने भी सेक्शन हैं या आर्टिकल्स हैं, हम अभी वो नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ कंपनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कंटेंट क्या होगी। इसको आज आज के टॉपिक में हम होपफुली आज के टॉपिक में जो जो चीजें कवर होंगी उसमें जो जो मैंने आपको बेसिक टॉपिक बताया, जैसे कंपनी, द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी और द कॉन्सेप्ट और द फीचर्स ऑफ द कंपनी, उसकी मैं आपको आउटलाइन बता देती हूँ कि आज की आउटलाइन क्या है। तो वैसे ही काफी डिटेल टॉपिक है, आने वाले लेक्चर्स में ये होपफुली आपका होगा कंप्लीट। एक आधे लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसको लाइव सेशन रखेंगे और आपको अगर कुछ किसी चीज की समझ नहीं आएगी उसको मैं लाइव इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू आपको समझाऊंगी और आई होप आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है? तो this is you will be seeing the content, the list of the contents which I'm going to explain today. And the first is going to be the introduction with the concept of a company. And the second thing is going to be the understanding the concept. What is basically the company? उसके अंदर हम डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे कि कंपनी आर्टिफिशियल, उसका एक हमने लीगल पर्सन के बारे में जानेंगे, होता क्या है लीगल पर्सन। फिर लीगल पर्सन की भी डिफरेंट नेचर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा जरूरी होता है कि बिफोर गोइंग इनटू द very formal definitions and formal rules and regulation, it is very necessary to understand the basic concept. उसके बगैर आपको चीजें समझ नहीं आ सकती। तो माय टुडेज एम इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी। फिर उसके बाद बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी करेंगे, व्हिच आर वेरियस, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम व्हाट इज अ लीगल पर्सन, आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल। तो एक लीगल पर्सन होता क्या है, एंड व्हाट इज अ सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कि now when we will able to learn that a company is a legal person, जब मैं आपको लीगल पर्सन सारी चीजों के बारे में बता दूंगी, then you will I will explain that what is the consequences of a separate personality, what is the consequences, what is the consequence of a separate personality of a company as a separate personality. So this is basically the outline of today's lecture. ठीक हो गया बच्चों? आगे चलते हैं। इसको हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो कंपनी एक्ट है, it came into force effect on 30th May 2017। इसका नाम इस लॉ का नाम, जो आपका कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन से जो लॉ डील करता है, उसका नाम है बच्चों द कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है? तो ये बेसिकली आपका बेसिक फॉर्मल आपकी अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग? अगर आई होप मैं आप सब क्लास में, मैंने आपसे, आपको पता है हमारा बेसिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई माय बेस्ट टू arrange a live session with you guys so that I can ask questions from you। क्योंकि बड़ा जबरदस्त हो जाता है कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। कितनी दफा ऐसा होता है कि मैं जब आपसे क्वेश्चन थ्रो करती हूँ तो आप ऐसी कितनी सारी चीजें बताते हैं जिसमें मेरे नॉलेज में इजाफा होता है। तो दिस इज, ये जो लर्निंग प्रोसेस है, ये वाइस वर्सा होता है। तो आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ एज अ टीचर, try to be a facilitator of students। ठीक है? डिक्टेटर नहीं, a facilitator, that is the proper term of a teacher। अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग बच्चों ये है कि जो बेसिक एक आम, अगर मैं आपसे पूछती, मैं आपसे कंपनी की डेफिनेशन पूछती हूँ, क्वेश्चंस आते हैं,
अभी जो मैं अगर आपको अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताऊं कि क्या होती है कंपनी, कंपनी इनको in common parlance means a group of person associated together for the attainment of a common end. ठीक है, कंपनी के बारे में अगर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग लें कि कंपनी बेसिकली एक फॉर्मल एसोसिएशन, हमने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ा था कि जब दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं, मिलते हैं और उनको कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो होता है इस बिजनेस को कैरी आउट करना होता है और उस बिजनेस से प्रॉफिट और लॉस को एंजॉय करना होता है, बेसिकली दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब कंपनी क्या होती है? कंपनी उस एसोसिएशन की एक फॉर्मल और एक मुनज़्ज़म शक्ल होती है, ठीक है। हाँ, डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंस है पार्टनरशिप फॉर्म से उसके होते हैं, लेकिन जो एजेंडा होता है दैट इज मोर और लेस द सेम। जैसे पार्टनरशिप एक्ट के फॉर्म का होता है कि कोई बिजनेस कंडक्ट करना, प्रॉफिट और लॉस उसमें से इंक्लूड करना, कंपनी जो है प्रॉफिट उसको अर्न करना, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो लॉस अर्न करना। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट और लॉस बेयर कौन करता है। हम जब पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़े थे हमें बताया था कि जब if the partnership firm is bearing some loss or the profit, that means its partner is facing the consequences, whether they are whether it is profit or the loss arising from the partnership act. But we will discuss that कि जब कंपनी में प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कौन जो है वो बेयर करता है। लेकिन फॉर नाउ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंपनी, द कंपनी एक कॉमन वेंचर, एक जॉइंट वेंचर होती है बिटवीन ग्रुप ऑफ पर्सन, ज्यादा सारे लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं और एक मुनज़्ज़म अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज का मतलब ये है कि एक अपने आप को एक ना लीगल दायरे में बांध देते हैं, ठीक है, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। हमने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ा था कि इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट योर फॉर्म रजिस्टर्ड, बट इन द केस ऑफ कंपनी your company should be registered. If it's not registered, it's not a company. तो जब आप रजिस्टर करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप उसको पब्लिक, आप इसको जो पब्लिक डोमेन में लेकर आ रहे हैं, आप उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को आप एक सॉलिड किस्म की शक्ल दे रहे हैं। तो बेसिक यही है, कंपनी है एक जॉइंट वेंचर के तौर पे, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल हैं वो ज्यादा आते हैं, आगे आते हैं और उनका जो एम होता है वो कोई सोशल एम हो सकता है, इकोनॉमिक एम हो सकता है। तो ये बेसिकली एक जनरल आम, ये जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, ये कोई एक सख्त किस्म की डेफिनेशन नहीं है, ये इट इज जस्ट अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी। मॉडर्न डेफिनेशन के तौर पे हम देखें कि व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, होती क्या है बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जो अभी प्रिवेल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने ये एक डेफिनेशन कर दिया, अ बिजनेस एंटिटी व्हिच एक्ट्स as an artificial legal person. Now you will be confused by जब आपको ये वर्ड पता लगेगा कि what is artificial legal person. This is basically the topic of our today's topic. मैं आपको आज artificial legal person को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी ना तो आगे चल के जब आप कंपनी से रिलेटेड चीजों को जानेंगे आपको जानने में ज्यादा आसानी है, ठीक है। तो दोबारा मैं ये पढ़ देती हूँ कि बिजनेस एंटिटी व्हिच एक्ट्स एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन formed by a legal person or group of legal person to engage in or carry on a business or industrial enterprise। जी, वो ये कहते हैं कि कंपनी, अ बिजनेस एंटिटी, जो एक कंपनी होती है वो एक बिजनेस एंटिटी होती है। बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन यू नो इन रिटर्न ऑफ सम प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल। कंपनी की एक हैसियत होती है, हैसियत किस तरह की होती है? आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे उसकी हैसियत होती है, उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है। उसको एक लीगल पर्सन ही मिलके बनाते हैं जो कि नेचुरल पर्सन होते हैं, ठीक है। और वो इस चीज का आप कह लें एक अहद करते हैं कि वी विल कैरी आउट द बिजनेस, ठीक है, जिसमें से लॉस और प्रॉफिट होगा, ठीक है। और वो कैसे होगा आगे चल के हम पढ़ेंगे। कंपनी के जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कुछ पॉइंट्स हैं। ये सिर्फ कंपनी आप जान लें कि इट इज अ लीगल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग करी। कानून की नजर में पर्सन की डेफिनेशन ये है कि एनीवन हु हैज राइट्स एंड हु हैज सम ऑब्लिगेशंस। उसके कुछ राइट्स होते हैं, उसके कुछ, जो पर्सन की डेफिनेशन बता रही मैं आपको, पर्सन की, ओनली पर्सन की। पर्सन की डेफिनेशन होती है बच्चों की ऐसा कोई शख्स कानून की नजर में जिसकी राइट्स भी होती हैं, हकूक होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, उसकी उसकी फराइज होते हैं,
उसको अदालत बुला सकती है, उस पर कुछ ऑब्लिगेशंस जो हैं या उस पर कोई लायबिलिटीज इम्पोज की जा सकती हैं। और जब हम एक पर्सन को सू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको हम उसकी जाती हैसियत में अदालत में कॉल कर रहे हैं, उससे एसोसिएटेड किसी बंदे का उससे कोई लेना देना नहीं। When I am being called in the court of law, that means I am liable only, not my mother, not my father, not my siblings, but I am only liable or answerable in the court of law. That is basically the simplistic definition of a person. Now, I am a natural person. मैं एक natural person, ठीक है? नेचर, अब ये लॉ ऑफ नेचर अगर इसकी हम डिबेट में जाते हैं, मैं एक जीता जागता इंसान, ठीक है? दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल। अब आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का है तो पर्सन, क्योंकि वो जानदार नहीं है, उसकी फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। एंड दिस थिंग मेक्स अ कंपनी अ पर्सन एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है? अगर हम इस पॉइंट को देखें, क्या कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कि ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरल पर्सन्स, नॉट अ कंपनी, नॉट एनी कॉर्पोरेट सेक्टर। हमारी फीलिंग्स हैं, हमें एक आर्टिफिशियल पर्सन और रोबोट्स, अब अगर आप देखें रोबोट्स को, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आर्टिफिशियल पर्सन, a robot is an artificial entity. I don't know about its rights and obligations because I don't have any knowledge about that. लेकिन a robot has not any emotion. We as a human, we contain emotions and feelings and you know actions and reactions within us. But a company does not. So a company is an artificial person. A company is not a natural person. तो ये एक इसका एक आम सा एक फीचर हो गया। A company must be registered. कंपनी एक कंपनी तभी कहलाएगी जब वो रजिस्टर्ड होगी। वो कैसे होगी, हम इसका तरीकाकार आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे हमने पार्टनरशिप एक्ट में सारा तरीकाकार पढ़ा था बच्चों, हम इसका तरीकाकार आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? Having when somebody is a person, that means he has rights as well as the obligations. Obligations का मतलब कि उसकी कुछ ड्यूटीज है। जब कोई इंसान, जब एक when, अगर एक हम कह रहे हैं कि हाँ ही इज अ पर्सन, एक शख्स है वो, ठीक है? तो इसका मतलब है कि उसके हकूक भी होंगे, उसकी ड्यूटीज भी होंगी। उसके जो हकूक होंगे वो किसी की ड्यूटीज होंगी, ठीक है? और जो किसी की ड्यूटीज होंगी वो उसके हकूक होंगे। दैट वर्क्स एज वाइस वर्सा। आप जब अगर आपने लॉ की डेफिनेशन पढ़ी हो तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का मतलब है कि जो मेरे राइट्स वो आपकी ड्यूटीज है, ठीक है? और जो आपकी ड्यूटीज हैं वही मेरे राइट्स हैं, ठीक है? इसी तरह कंपनी के राइट्स और इसी तरह कंपनी की ऑब्लिगेशन। अ कंपनी कैन रिक्वायर ओन ट्रांसफर प्रॉपर्टी। व्हेन समबडी इज अ पर्सन, मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, मेरे में और एक कंपनी में सिर्फ ये फर्क है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली आई हैव इमोशंस। A company is a person, but it does not have any emotion. A company is not a human being. But since law has declared a company as a person, as a legal person, as an artificial person, तो अब वो पर्सन हो गई है, तो इसका मतलब ये कि वो प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकती है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकती है। कंपनी अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है और उसको बेच भी सकती है, बिकॉज अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, अ कंप्लीट लीगल पर्सन। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, किसी के साथ लेन देन के मामला कर सकती है अपनी जाती हैसियत में, ठीक है? कंपनी किसी के खिलाफ मुकदमा भी कर सकती है और उसके खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है। अ कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड। अब आप याद करें, जब हमने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बच्चों पढ़ा था तो हमने सबसे पहले उसके बारे में एक बात पढ़ी थी कि पार्टनरशिप फर्म बेसिकली कलेक्टिव नाम है पार्टनर का। पार्टनरशिप फर्म की अपनी लीगल एंटिटी नहीं है। अगर कोई बंदा फर्म को सू कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे पार्टनर्स ऑफ द फर्म को सू कर रहा है। दिस इज नॉट द केस ऑफ अ कंपनी। अगर कोई बंदा कंपनी को सू कर रहा है तो इसका मतलब है वो सिर्फ कंपनी को सू कर रहा है। अगर वो कंपनी के ऑनर को सू कर रहा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसके ऑनर को सू किया जा रहा है, उसकी पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है? अगर कंपनी किसी को सू कर रही है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी ही सू कर रही है, उसके मेंबर्स का उससे कोई लेना देना नहीं। अब वो केस जीतेगी हारेगी, लेट्स से अगर प्रॉपर्टी के बारे में है तो वो प्रॉपर्टी उस कंपनी के नाम में ट्रांसफर होगी, वो उसके मेंबर्स के नाम ट्रांसफर नहीं होगी।
ठीक है, अभी तक के लिए इतना कॉन्सेप्ट है। आगे चल के इन चीजों को हमने बड़ा डीपली जो है लर्न करना है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अ कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, अ कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड, अ कंपनी हैज लीगल राइट्स एंड द ऑब्लिगेशन बिकॉज व्हाई law has declared a company as an artificial or a legal person. And when some entity is a legal person, that means he has legal rights and the obligation. That means he has duties as well. A company can acquire, a company can own, a company can transfer property. A company can acquire property, a company can own property, a company can transfer property. इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, उस पर कब्जा भी कर सकती है, उसको ट्रांसफर भी कर सकती है, उसको बेच भी सकती है। इसके अलावा कंपनी अपनी कैपेसिटी में, बिकॉज अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, किसी के साथ लेन देन के मुआहदे में शामिल हो सकती है। ठीक है, मैं अगर किसी इफ अ कंपनी, अगर मैं किसी कंपनी के साथ मुआहदा करूंगी तो उसका मतलब है कि वो कंपनी और मेरे दरमियान राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो ट्रांसफर हो गई। ठीक है, अब कंपनी मुझे लाइबल है, मैं कंपनी को लाइबल हूँ। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। इसकी बच्चों बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप कह लें कि कोई हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी जहाँ से हमें बिल, या आप कह रहे हैं बीटीसीएल की, हमारी पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी बीटीसीएल, या आपकी, मैं आपको कोई टेलीकम्युनिकेशन, सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल ताकि आपको समझ आए चीज। अब पीटीसीएल है, ठीक है, अब पीटीसीएल जो है एक कंपनी है, ज्यूम कर लेते हैं कि वो कंपनी है, और आप उसको मंथली पे कर रहे हैं। आप उसको 4 महीने से पे कर रहे हैं, लेकिन 4 महीनों से आपको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया गया, आपको कोई भी डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया। तो अब आप क्या करेंगे? आप कंपनी के किसी मालिक को सू नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट को सू नहीं करेंगे, आप उसके मेंबरान को सू नहीं करेंगे, आप उसके ऑपरेटर से, जो आप फोन करके, हम लोगों को जो पीटीसीएल पे गुस्सा चढ़ा होता है तो हम फोन करके उनके ऑपरेटर से बदतमीजी कर रहे होते हैं। ठीक है, आप उसके ऑपरेटर को सू नहीं करेंगे, आप एक्चुअली पीटीसीएल को सू करेंगे। ठीक है, जब आप पीटीसीएल का कनेक्शन जब आप लेते हैं तो आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, वो बेसिकली आप उस कंपनी के साथ मुआहदा कर रहे हैं। कंपनी आपको ये कहती है कि नाउ यू आर गोइंग टू पे अस, नाउ दिस हैज बिकम आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यू। ये मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल दे दूंगा। ठीक हो गया, आसान, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आप पीटीसीएल से कनेक्शन लेते हैं। ठीक हो गया, आप इसके अलावा आप वाई ट्राइब है, वारिन है, आप इनके साथ फॉर्म पे दस्तखत मुआहदे देते हैं। ठीक हो गया, बेसिकली आप उस कंपनी के साथ जो है आप मुआहदे में एंटर हो रहे होते हैं। और अगर कल को कंपनी आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करती और आपसे 3-4 माह का जो है वो बिल भी वसूल करती है और अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करती, नाउ दिस इज योर राइट टू सू दैट कंपनी। आप अपने राइट की इन्फोर्समेंट के लिए अदालत जा सकते हैं। आपकी राइट की इन्फोर्समेंट ये है कि या तो आपने जो 4 महीने की उसको फी अदा की है, जो आप उसको फी पे करते रहे हैं, वो आप उसको रिफंड करवाएं। ठीक है, या वो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करें, या किसी न किसी वे में आपको कम्पनसेट करें। तो बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कंपनी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सिर्फ ये जो सेकंड हम आगे चल के हमारा टॉपिक है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैंने आपको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब आगे चल के हम इसको ब्रॉडर सेंस में एक्सप्लोर कर रहे हैं इस टॉपिक को। वी आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। और जब हम कंपनी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो सबसे पहले जो कंपनी है वो एक लीगल पर्सन, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो अब हमने चूंकि इस बात को एक्सप्लोर कर लिया क्या कंपनी इज एन आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन, नाउ वी विल go into the detail that what is actually an artificial legal person. Artificial legal person होता क्या है? ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि unlike sole traders and partnerships, a company is a legal person separate from its owners. पार्टनरशिप फर्म के बारे में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में ये होता है कि फर्म इज ओन्ड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, and once somebody is suing the company, the partnership firm, that means all the partners are being sued in collective capacity. तो उनकी अपनी कोई जाती हैसियत नहीं होती, लेकिन इन द केस ऑफ कंपनी, कंपनी की अपनी जाती लीगल हैसियत होती है। ठीक है, उसका नाम होता है एक प्रॉपर, उसके राइट्स होते हैं,
उसकी ड्यूटीज होती हैं, उसका स्टेटस अपने ऑनर से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, और उसको सू किया जा सकता है और वो किसी को सू कर सकता है। ये जो सारी बात है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। लॉ रिकॉग्नाइज अ कंपनी एज अ पर्सन with legal rights and obligations similar to those of ordinary individuals। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक कंपनी होती है, जिसका आप और मैं एक नेचुरल इंडिविजुअल, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल हूँ, कंपनी भी एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल होती है, ठीक है। कंपनी एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल होती है, उसके एक नेचुरल पर्सन की तरह राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का मतलब ये कि हुकूक होते हैं, उसके कुछ हुकूक होते हैं। अगर उनको कोई वायलेट करता है तो वो अदालत जा सकती है उनकी इन्फोर्समेंट के लिए। और उसकी कुछ ड्यूटीज होती है, क्योंकि वो लोग बिजनेस कंडक्ट कर रहे होते हैं। जब आप किसी के साथ बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, जब आप किसी के साथ लेन देन के मुआहदे कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी ड्यूटीज भी क्रिएट हो चुकी हैं और आपके राइट्स भी हो चुके हैं। तो जब वंस a company has been created, that means a company, it is a legal person, it has some rights and it has some obligations. And a company can be taken to the court of law. A company can take anyone in the court of law for the enforcement of its rights. Okay, so this is basically the company is an artificial person. फिर आगे चलते हैं बेटा बेटा इसको फिर मजीद डिटेल में देखते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन वेयर एज इंडिविजुअल पीपल आर नेचुरल पर्सन। फिर इसका फर्क मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन है जिसके सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसकी कोई नेचुरल हैसियत नहीं है, उसके कुछ जो है आप कह लें ह्यूमन इमोशंस नहीं है। हम पर्सन हैं लेकिन हम लोग नेचुरल पर्सन, ठीक है। और व्हाट मेक्स अस नेचुरल पर्सन, हमारे इमोशंस हैं, हमारे जज्बात हैं, हमारी एक ह्यूमन एक्शन और रिएक्शन का मैकेनिज्म टोटल डिफरेंट है, ठीक है। तो एसेंशियली द लॉ ट्रीट्स पर्सन इन द सेम वे वेदर दे आर आर्टिफिशियल नेचुरल। तो just because law has declared a company as a legal person, इसका मतलब ये है कि लॉ जिस तरह एक कंपनी को ट्रीट करेगा, लॉ जिस तरह मुझे ट्रीट करता है एज अ पर्सन, मेरे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज का ख्याल रखता है। इसका मतलब ये है कि इसी तरह जब लॉ ने कंपनी को अ लीगल पर्सन डिक्लेयर कर दिया है, तो इसका मतलब है कल के उसको राइट्स एंड ड्यूटीज का ख्याल रखा जाएगा। अब लीगल पर्सन आगे चल के अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, फिर वही बात आ गई कि कल को जो कर्जे हैं वो कंपनी के नाम पे लिए जाएंगे। कंपनी अगर कर्जा नहीं दे पाती, सॉल्वेंट हो जाती है, सॉल्वेंट डिक्लेयर, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके मेंबरान पर भी लायबिलिटी आ रही, लायबिलिटी कंपनी की भी होगी। जो कर्जा, अब ये आगे चल के ये चीजें ऐसा ऐसा आपको खुल के समझ आ रही है। जो कर्जा कंपनी के नाम पे लिया गया, जो कर्जा कंपनी के नाम पे लिया गया, अगर वो कर्जा कंपनी वापस नहीं करती, तो इसका मतलब ये कि कंपनी लायबल होगी, कंपनी को अदालत में लेके जाया जाएगा। उसके मेंबर्स को, जिनके उस कंपनी में शेयर्स हैं, जो उसके एम्प्लॉइज हैं, जो उसके लिए काम कर रहे हैं, उनको नहीं किया जाएगा। अब इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जितने भी पार्टनर्स थे, दे आर वर्किंग फॉर ईच अदर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अगर वो कर्जा ले रहे हैं तो उसका मतलब है वो जो उनका एक कलेक्टिव नाम है फर्म का, वो उसके नाम पे कर्जा ले रहे हैं, उनकी लायबिलिटी पार्टनर्स की है। तो जब कल को पार्टनरशिप फर्म कर्जा देने में नाकाम हो जाती है, तो इसका मतलब हम उसके पार्टनर्स को पकड़ेंगे, ठीक है, एंड दैट विल बी कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। और जब हम उसके पार्टनर्स को पकड़ेंगे, ठीक है, और पार्टनर्स अगर कर्जा नहीं दे पाएंगे, बिकॉज देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो हम उसके पार्टनर्स का जो प्राइवेट एसेट्स होते हैं उनको हम अदालत में क्लेम कर सकते हैं कि अब उनसे हमें हमारा कर्जा वापस दिलवाया जाए। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ अ कंपनी। कंपनी के जो अपने एसेट्स हैं, जो कि वो ओन करती है, उसके मेंबर्स या उसके डायरेक्टर्स या उसके एम्प्लॉइज या उसके शेयर होल्डर्स नहीं ओन करते, वो कंपनी एसेट्स ओन करती है। अगर कंपनी कल को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी जाती है, तो इसका मतलब है कंपनी को अदालत में घसीटा जाए। और रिकवरी कहां से होगी उन डेट्स की, आगे चल के इसको हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका एक आगे थोड़ा सा और देखते हैं। असेंशली
अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन, देयर इज individual people are natural person. Essentially, however, the law treats person in the same way whether they are artificial or natural. अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बेटा। काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो अ कंपनी हैज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इसके बारे में आपको बता दूं। उसके डेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या स्टेटस होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, एक कंपनी के एसेट्स को एक्चुअली कौन ओन कर रहा होता है, ये पढ़ेंगे। फिर हम आगे चल के हम ये जो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, राइट्स टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। उसके जो कर्ज जो होते हैं, अगर कंपनी ने किसी से कर्जा लिया होता है, ठीक है, किसी को मनी ओन करती है, उस सूरत हाल में क्या होता है। मैंने आपको लीगल पर्सन वाली बात एक्सप्लेन कर दी है कि कंपनी का एक अपनी लीगल हैसियत है। मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स के, उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो कौन होते हैं, उनकी हैसियत क्या होती है, ओनर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, उसके एम्प्लॉयज कौन होते हैं, उसके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, ये आगे चल के हम एज अ होल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसके सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। Companies are managed by their directors who should be members of the company as well. अच्छा, ये अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। Then there is another characteristics, liability to pay tax. कि जब कंपनी इज अ लीगल पर्सन तो टैक्स पे करने की जो लायबिलिटी है वो किसकी होती है। अच्छा जी, इसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये क्या होती है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। नाउ कम्स द लीगल ऑब्लिगेशन, कि नाउ we have understood that a company is a legal person, then what is the status of legal obligation in the case of company, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, फिर लीगल पर्सन को दोबारा टच करेंगे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बताएंगे कि लॉ, बेसिकली लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ लीगल पर्सन या जो है आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में लॉ क्या है। अच्छा जी, सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर इसको हम देखेंगे कि कंपनी की सेपरेट लीगल हैसियत, जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका क्या स्टेटस है। इसके अलावा बच्चों हम जब ये जान लेंगे कि नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट, वी हैव लर्न टुडे दैट अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस, देन वी विल जस्ट ब्रीफली डिस्कस दैट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन अ कंपनी, when we will learn that a company is a separate legal person. Now what are the consequences के, अब जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल पर्सन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, होता क्या है, ठीक है। तो ये बेटा आज के जो है हमारा कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने जो है इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। आज हमने सिर्फ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको टच किया। मैं लेक्चर को एक दफा सम अप कर देती हूँ आपको, ठीक है। आज हमने बच्चों सबसे पहले जो है कंपनी के बारे में, आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, मैं आपको बता रही थी कि कंपनी होती क्या है, इसका स्टेटस क्या है, और लीगल पर्सन है तो आगे चल के ये चीज हमें कैसे हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में कंपनी के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसके अलावा आगे चल के हम इसके डिफरेंट पढ़ेंगे कि कंपनी को बनाया कैसे जाता है, रेजोल्यूशंस क्या होती हैं, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी डिसॉल्व, एक कंपनी को खत्म कैसे किया जाता है, लायबिलिटीज क्या होती हैं, उसके राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। आज जो हमने, मैं आज का जो लेक्चर है उसको मैं थोड़ा सा दोबारा से सम अप कर देती हूँ कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है बच्चों, हमने अंडरस्टैंडिंग पढ़ी है कि कंपनी के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हमने जाना है कि आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन क्या होता है, एक कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, और जब एक कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है तो एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग पढ़ा है, मॉडर्न डेफिनेशन हमने उसकी आज पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी हमने आज नहीं पढ़े, ठीक है। हमने सिर्फ जो है कंपनी एज अ लीगल पर्सन के बारे में हमने, क्योंकि कंपनी एज अ लीगल पर्सन जो है उसको डिस्कस किया है, तो अगर आप मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा लीगल पर्सन वाले टॉपिक को थोड़ा सा और जो है इसको डिटेल में पढ़ा सकती हूँ आपको। वैसे मैंने इसको बता दिया, अगर आप फिर दोबारा समझने में आसान कोई कंफ्यूजन रही है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। A legal person could be human or a non-human entity, which is recognized by law as having legal rights and is subject to obligations. जैसे कि मैंने आपको बताया कि when जब लॉ की नजर में कोई पर्सन होता है, कोई लीगल पर्सन होता है, तो इसका मतलब ये है कि
अब लॉ में ये मैटर नहीं करता कि चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो नॉन ह्यूमन, क्योंकि लॉ ने कंपनी को लीगल पर्सन डिक्लेयर कर दिया, तो इसका मतलब है कि लॉ ने उसके राइट्स और ड्यूटीज को एक्सेप्ट कर दिया। कल को अगर उसके कोई राइट्स वायलेट करता है जो कंपनी की हम बात करें तो अदालत उसको इन्फोर्स करवाएगी। और जो इन केस अगर कंपनी एज अ लीगल पर्सन अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि अदालत उसको बाउंड करेगी कि वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करे। ठीक है। Artificial legal person. In the eyes of law, a company is an artificial legal person which has the right to acquire or dispose of any property, to enter into contracts in its own name, and to sue and to be sued others. मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक कंपनी की नजर में, क्योंकि लॉ की नजर में कंपनी क्योंकि एक लीगल पर्सन होती है जिसके राइट्स होते हैं, वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आ सकती है, यानी किसी के साथ लेन देन के किसी भी तरह का मुआहदा कर सकती है अपनी कैपेसिटी में, ठीक है, और किसी को सू कर सकती है और उसको सू किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं कि एक ये लैटिन टर्मिनोलॉजीज है, जब आप लॉ पढ़ रहे होते हैं तो आप सामने काफी सारी जो है लीगल टर्मिनोलॉजीज आती हैं। मैं आपको ये पढ़ के दिखा देती हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि अ जूरी डिकेलर आर्टिफिशिया पर्सन, लैटिन टर्म है ये, पर्सोना फैक्टा, ये कंपनीज के नेम है। ऑल्सो ज्यूरिस्टिक पर्सन, अ कंपनी इज jurisdictionally artificial person. A company is a person, a persona ficta. A company is also juristic person because law has declared company with these names. So a company has legal names and has certain rights, protections, privileges, responsibilities, and liabilities in the eyes of law, similar to those of natural person. तो ये बात आज का जो मेन टॉपिक है, हमने कंपनी और लीगल पर्सन हमने जो है इसको डिस्कस किया। कंपनी एज अ लीगल पर्सन, तो जब एक कंपनी लीगल पर्सन होगी तो बच्चों उसकी राइट्स होंगी, ड्यूटीज होंगी, प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड की जाएंगी, उसके कुछ इख्तियारात, उसकी कोई उसको मुराद भी दी जाएंगी, उसको जो है कंपनी बेसिकली आप कह लें कि पार्टनरशिप एक्ट की एक ब्रॉडर, मोर ऑर्गेनाइज्ड और एक बड़े डिफाइंड वे की शक्ल है, ठीक है, जो कंफ्यूजन भी किसी किस्म की क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि कंपनी होती ही रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसकी जो उसका स्टेटस है वो लॉ की नजर में काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि कंपनी हैज सर्टेन राइट्स, प्रोटेक्शंस, उसके प्रिविलेजेस यानी उसके कुछ इख्तियारात होते हैं, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लायबिलिटीज का मतलब है कि वो जवाबदेह होती है, वो अपने एक्ट्स के लिए जवाबदेह होती है कानून को, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप और मैं, बिकॉज वी आर नेचुरल पर्सन और हम नेचुरल पर्सन है, हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हम प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, और हमें जो है हमारे खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है, हम किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो these all are characteristics of a company which is a legal person. Separate legal entity. A company has a distinct entity and is independent of its member or people controlling it. A separate legal entity means that only the company is responsible to repay creditors and to get sued for its deeds. The individual's member cannot be sued for actions performed by the company. Similarly, the company is not liable to pay personal debts of the member. इसका मतलब ये है बच्चों की कंपनी का क्योंकि अपना है, कंपनी के नाम पे जो कर्जे लिए गए हैं वो कंपनी नहीं पे करती, वो उसके मेंबर्स पे नहीं करेंगे। कंपनी की बिल्कुल अलग हैसियत है फ्रॉम द ओनर्स हु आर कंट्रोलिंग। अ कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट, यानी कंपनी की उन लोगों के साथ डिफरेंट स्टेटस है, जो किन लोगों के साथ, जो या तो इसके मेंबर्स हैं या जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेट्स से मेरी एक कंपनी, मैं एक कंपनी चला रही हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं पीटीसीएल ओन करती हूँ, जो जितने भी कस्टमर्स हैं उन्होंने कंपनी के साथ लेन देन के मुआहदे किए हैं, तो कल को जब कंपनी उनको जिस चीज के वादे पर उनके साथ जॉइंट एक बिजनेस वेंचर या उनके साथ एक 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 बिजनेस कर रही है, कंपनी अगर उसको पूरा नहीं करती तो मेरी कंपनी को सू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेट्स की यानी कर्जा जात की रिकवरी कैसे होगी ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी
लेकिन फॉर नाउ फॉर द टाइम में सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब है कि सिर्फ ओनली द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू रीपे द creditors and to get sued for its deeds. The individual members कैन नॉट बी सूड, यानी जो कंपनी से एसोसिएटेड उसके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, उसके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, उसके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, उसके जो है उसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उनको नहीं हम सू करेंगे, ठीक है, हम कंपनी। सिमिलरली द कंपनी इज नॉट लायबल टू पे पर्सनल डेट्स ऑफ द मेंबर्स। हाँ, अब मिसाल के तौर पर ये होगा कि जी मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल हैसियत में जाके कोई कर्जा लिया हुआ है, तो वो उन्होंने जो अपनी पर्सनल हैसियत में नाम पे जो कर्जा लिया उसको मैं पे नहीं करूंगी। इफ दे आर एसोसिएटेड विद माय कंपनी एंड इफ दे हैव टेकन सम सम लोन फ्रॉम सम कंपनी, तो उनका लोन मैं नहीं पे करूंगी, वही पे करेंगे। हाँ, अगर मैंने उनको इख्तियार दिया और उन्होंने कंपनी के नाम पे वो लोगों से मुआहदे कर रहे हैं, तो लोग कंपनी को सू करेंगे, उनको सू नहीं करेंगे। अब जैसे पीटीसीएल का अगर आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव घर में बंदा आता है, वो सारा कनेक्शन लगा के जाता है, और कल को कनेक्शन नहीं चलता या आपको आप पैसे पे कर रहे हैं, आप हर महीने फी पे कर रहे हैं, तो आपके घर जो बंदा आके आपसे फॉर्म वगैरह साइन करवा के गया था, आप उसको अदालत नहीं लेकर जाएंगे। आप किसको लेकर जाएंगे? आप कंपनी को अदालत लेकर जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब नाउ वी हैव लर्न दैट अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, अ स्टेटस, अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? देयर आर it has been said that there are three main consequences of a separate personality. सबसे पहले the separate legal personality of a company has several consequences. सबसे पहले limited liability of the owners of the business. Limited liability होती है। Separation of ownership from control, members and directors. अच्छा, and the third one is transfer of ownership and perpetual succession, perpetual existence. अब आपको मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर्स का मतलब है, अगर आप पार्टनरशिप वाले टॉपिक को बच्चों याद करो, तो आपको याद होगा कि फर्म किसी से अगर कर्जा लेती है, जिसका मतलब ये कि सारे पार्टनर्स ने मिलकर किसी से कर्जा लिया और वो कर्जा कल को वो पे करने में नाकाम हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम सारे जब हम फर्म को सू करेंगे, तो इसका मतलब ये कि सारे के सारे जो पार्टनर्स ऑफ द फर्म है, हम उनको सू कर रहे हैं, क्योंकि फर्म की कोई पार्टनरशिप फर्म की कोई लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म जो है वो बेसिकली सारे पार्टनर्स का एक कलेक्टिव वेंचर का नाम है, उसको सेपरेट एंटिटी। क्योंकि फर्म की सेपरेट एंटिटी नहीं है, और कल को अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म किसी से कर्जा लेती है, और हम जानते हैं कि अगर वो किसी से कर्जा लेती है, इसका मतलब है कि उसके मेंबरान ने मिलकर कर्जा लिया और कल को वो कर्जा नहीं पे कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके सारे जो मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है, हम उनको सू करेंगे। और अगर वो हमें कोई भी कर्जा देने में नाकाम, वापस हमारा जो है हमारे यहाँ जो रिकवरी जो है हम करने में नाकाम हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ा था कि देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, but in the case of company there is no unlimited liability. uh, जो ऑनर्स हैं उनकी एक हद तक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बेसिकली कंपनी की है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। अच्छा, अब बेसिकली पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म को कंट्रोल भी करते हैं और ओन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ कंपनी, कंपनी की ऑनरशिप किसी की होती है, कंट्रोल किसी का होता है। कंट्रोल उसको उसके डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। वो डायरेक्टर्स कौन होते हैं आगे चल के, ये कंप्लीटली इंटायरली जो है वो अलग से टॉपिक है। ऑनरशिप उसकी अलग होती है, कंट्रोल उसका अलग होता है, यानी उसके मेंबर्स अलग होते हैं, उसके डायरेक्टर्स अलग होते हैं। मेंबर्स वो होते हैं जो कंपनी का बिजनेस सारा संभाल रहे होते हैं। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो बता रहे होते हैं कि ये बिजनेस को एक्चुअली डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। डायरेक्टर डायरेक्शन से वर्ड, वो डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। मेंबर, उसके जो मेंबर्स हैं उनको बता रहे होते हैं, ठीक हो गया, कि आपने एक्चुअली ये कंपनी चलानी कैसे। तो अब ये जो इनके रोल्स हैं सेपरेट इन द केस ऑफ कंपनी, ये मुतय्यन करेंगे कि कल को हम रिकवरी कैसे करवाएंगे, क्या आगे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका बच्चों आप याद करें, हमने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ा था कि लेट से 4 पार्टनर्स ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, ठीक है, और वो अपने पार्टनरशिप फॉर्म के एग्रीमेंट में लिख देते हैं कि इन द केस ऑफ डेथ द पार्टनरशिप फॉर्म शेल बी डिसॉल्व्ड, ठीक है। हमने पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि देयर मस्ट बी मोर देन 2% एंड लेस देन 20% इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। हाँ, अब दो अगर पार्टनर्स ने मिलकर एक
पार्टनरशिप फर्म बनाई और उनमें से एक की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स मेंबरशिप से जो रिलेट करती है। बट इन द केस ऑफ कंपनी, जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, ठीक है, वो आते जाते रहते हैं, उनके आने जाने, उनकी डेथ, उनकी रिटायरमेंट, उनकी अगर वो सीज कर दें अपनी अपने किसी भी रोल को, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाई? बिकॉज कंपनी हैज अ लीगल पर्सनालिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर, फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, फ्रॉम इट्स स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लीगल। हमने जो आज कंपनी के बेसिकली कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, हमने कंपनी की जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होता क्या है, आज का बेसिकली हमारा टॉपिक अगर मैं सम अप करूं तो कंपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब क्योंकि आपको इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी तो कल को आपको डायरेक्टर्स, इसके इसके रिकवरी, इसकी डेट्स, इसकी लायबिलिटीज, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके इख्तियारात, इसकी प्रोटेक्शन को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये बच्चों आज का टॉपिक है। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई बात समझ नहीं आई, अगर कोई भी मसला हुआ है तो प्लीज लेट मी नो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, and you can ask me. I always give you, you know, the way how you can clarify your confusion regarding the lectures you are being delivered. You can post the comments under the video link which I'm going to post after the completion of this lecture. You can send me an email, you can post, you can make a post in the Google Classroom, and you can also contact me through your CR, and I always reply promptly as much as I can. So thank you so much for today. Allah Hafiz.